He didn't look like anybody's notion of somebody who would tear apart young girls. My name is Ted Bundy. Bundy once lived in both Seattle and Tacoma. He's charged in Salt Lake City with aggravated kidnap and attempted murder. Just doesn't look like the type to kill somebody. Theodore Robert Bundy was an American serial killer who kidnapped, raped, and murdered numerous young women and girls during the 1970s and possibly earlier. So insignificant, I'm embarrassed that I should be getting this publicity from it. 24 नवंबर 1946 एर्लॉन लुइस कोवेल बेलिंगटन वर्मोथ यूएसए के एलिजाबेथ होम्स फॉर अनमैरिड वुमेन में एक बच्चे को जन्म देती है और इस बच्चे का नाम रखा जाता है रॉबर्ट बंडी, जिसे हम बाद में टेड बंडी के नाम से जानते हैं। 1940s में अमेरिका में अगर कोई भी लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाती थी तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती थी और फैमिलीज उसे छुपाने का कोशिश करती थी। टेड बंडी की मदर जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे वो अनमैरिड थी और फैमिली उसे छुपाने के लिए टेड बंडी की मदर को एलिजाबेथ होम्स फॉर अनमैरिड वुमेन में एडमिट कर देती है या फिर वहाँ रहने के लिए बोल देती है। और जब टेड बंडी का जन्म होता है तो उसे बताया जाता है जो उसकी मदर है वो उसकी मदर नहीं है, वो उसकी सिस्टर है, और जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं बल्कि उसके पेरेंट्स हैं। और टेड बंडी इसी झूठ के साथ अपना बचपन बिताना स्टार्ट करता है। टेड के जन्म से लेकर 1951 तक टेड बंडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था और जो उसके ग्रैंडफादर थे सैमुअल कोवेल, जिन्हें वो अपना फादर मानता था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से और कंट्रोलिंग नेचर वाले इंसान थे और जिस वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला माहौल अक्सर बना रहता था। और जो उसकी रियल मदर थी वो सॉफ्ट नेचर की इंसान थी, लेकिन टेड बंडी से एक बहुत बड़ा सच छुपा रही थी। अब घर में जितने भी मेंबर्स थे, टेंशन वाला माहौल तो सबके लिए था, लेकिन बाकी सब के सब मैच्योर थे और टेड बंडी एक छोटा बच्चा था। फिर 1951 में एर्लॉन लुइस कोवेल जॉनी बंडी से शादी कर लेती है और टेड को लेकर वॉशिंगटन शिफ्ट हो जाती है। अब जो टेड के स्टेप फादर थे यानी जो जॉनी बंडी थे, उनका जो नेचर था वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के इंसान थे, बट टेड बंडी को उनसे कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता था। बट जॉनी बंडी ने टेड को अपना सरनेम दिया। जॉनी बंडी ने टेड को बहुत अच्छे से ग्रूम करने का भी ट्राई किया, बट टेड को कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता था जॉनी बंडी के साथ। और साथ ही के साथ टेड के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी चल रहे थे कि यार मतलब ये जो उसकी सो कॉल्ड सिस्टर है वो उसे लेकर वॉशिंगटन क्यों शिफ्ट हो गई। अगर उसे शादी करनी थी तो कर सकती थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ रह सकता था, बट स्टिल वो उसे लेकर अपने साथ क्यों आई। दूसरा जो क्वेश्चन टेड के दिमाग में चलता था वो ये कि जो उसकी सो कॉल्ड सिस्टर है वो उसे मदर की तरह ट्रीट क्यों करती है। टेड बंडी इन सब क्वेश्चंस को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और फिर 1950s से लेट 60s के बीच में टेड बंडी को पता चलता है कि जो उसकी सो कॉल्ड सिस्टर है वो उसकी सिस्टर नहीं, वो उसकी मदर है, और जिन्हें वो अपने पेरेंट्स मानता था वो उसके पेरेंट्स नहीं, वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे। और ये पॉइंट टेड की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आप सोचो एक इंसान की ज़िंदगी पूरे झूठ पे टिकी हो, जिसे वो पेरेंट्स मानता है, जिसे मम्मी पापा बोलता आ रहा है, उसके मम्मी पापा नहीं दादा दादी है, और जिसे वो बहन बोलता है वो उसकी सिस्टर नहीं, उसकी मॉम है। इतना सब कुछ होने के बाद टेड अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान था और उसे जो उसके स्टेप फादर थे उनसे तो वैसे ही कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता था। टेड बंडी को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सच जो कि एक झूठ था टीन एज में पता चला। और अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो टीन एज में आइडेंटिटी, ट्रस्ट और इमोशंस डेवलप हो रहे होते हैं। और अगर इस एज में कोई भी शॉक लगता है या फिर कुछ भी होता है ना लाइफ में, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड टाइप समथिंग, तो इंसान की जो पूरी लाइफ है वो उस पैटर्न को फॉलो करती है, उस सिनेरियो को फॉलो करती है। और टेड की लाइफ का सबसे बड़ा सच जो कि एक झूठ था उसे इस एज में ही पता चलता है। और ऐसी सिचुएशन में ना किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इमोशनल स्टेबिलिटी की और फैमिली के सपोर्ट की। और टेड बंडी की फैमिली का सपोर्ट, फैमिली तो अभी तक आपको क्लियर हो ही गई है कि उसकी फैमिली का क्या हाल था। जो उसकी मदर थी उससे तो वो अब नफरत करने लगा था, और जो उसके स्टेप फादर थे उससे उसको कोई भी इमोशनल कनेक्शन फील होता ही नहीं था, और जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे उनसे वो ऐसे ही दूरियां बना चुका था। तो इस टाइम पे टेड बंडी की लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती। 1967-68 में टेड की लाइफ में जो लड़की आई थी उसका नाम था स्टेफनी ब्रोक्स, और कहा जाता है कि टेड की लाइफ में इकलौती ये लड़की थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जेन्युइनली प्यार करता था। बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे जो टेड है
उसकी फैमिली का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसे नहीं समझ आ रहा था क्या करना है। और उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे एक लड़की दिखती है जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थी, और टेड उसे इम्प्रेस करना चाहता था। टेड भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग दिखता था, तो टेड ने उसे इम्प्रेस किया और वो दोनों हालांकि रिलेशनशिप में भी आए, बट स्टेफनी ब्रोक्स ने 1968 में टेड से रिलेशनशिप तोड़ दिया। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था, और स्टेफनी ब्रोक्स ने बताया कि उसने रिलेशनशिप इसलिए तोड़ा बिकॉज जो टेड था वो इमोशनली अनस्टेबल था, वो फाइनेंशियली अनस्टेबल था, तो उस वजह से उसे वो रिलेशनशिप कुछ खास पसंद नहीं आया। बट जो टेड बंडी था वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो चुका था, क्योंकि वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक था उस पर्टिकुलर टाइम पे, और उसे वहाँ से लगा कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। और इस बात के प्रूफ्स और टेड बंडी की ज़िंदगी की पूरी कहानी आपको द स्ट्रेंजर बिसाइड मी एंड द ओनली लिविंग विटनेस जैसी बुक्स में मिल जाएगी। कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद टेड बंडी का दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल गया। वो एक बेहतर इंसान तो बनना चाहता था, लेकिन अपने साथ हुई हर एक चीज़ का बदला भी दुनिया से लेना चाहता था। और इसके ऑलमोस्ट 1 साल के बाद टेड बंडी एक शाम एक बार में एक लड़की से मिलता है, और इस लड़की का नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो है वो डिवोर्स्ड वुमेन थी, और टेड बंडी अभी भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, बट स्टिल दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। एलिजाबेथ की एक छोटी बेटी थी। एलिजाबेथ को लगा कि टेड बंडी उसे एक रात उसके साथ बिताएगा और उसके बाद उसे छोड़ देगा, बट टेड बंडी ने ऐसा नहीं किया। उसने उसकी बेटी को एक फादर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट किया, और यहाँ से ये लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे। एलिजाबेथ ने बाद में एक बुक भी लिखी, द फैंटम प्रिंस माई लाइफ विद टेड बंडी, जिसमें आपको इनके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जानने को मिल जाएगा। You saved all of those photos of your time with Ted as a family. Why did you save them? It's a strange phenomenon. It's like I sometimes can't believe this has really been my life. यहाँ तक सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर 1973 में टेड बंडी ने स्टेफनी ब्रोक्स को फिर से अप्रोच किया। ये वही लड़की थी जिसने 5-6 साल पहले टेड बंडी को रिजेक्ट किया था अनस्टेबल बोलकर, बट इस टाइम पे जो टेड बंडी है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था, इमोशनली स्टेबल था, फाइनेंशियली स्टेबल था, साथ में एक लॉ स्टूडेंट था, हैंडसम और चार्मिंग तो था ही। और स्टेफनी ब्रोक्स और टेड बंडी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बट टेड बंडी का साइड बाय साइड एक और रिलेशनशिप चल रहा था एलिजाबेथ के साथ, जो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। इस टाइम पर स्टेफनी जो है वो टेड बंडी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है, बट टेड के एंड से ये इंटेंशनल था, उसे कोई इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी इस टाइम पे। वो बस ये बताना चाहता था कि मैं बेहतर हूँ। और जैसे ही स्टेफनी ब्रोक्स इस रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वॉल्व होती है, टेड बंडी उसे सडनली छोड़ देता है। और जब स्टेफनी ब्रोक्स रीज़न जानना चाहती है तो टेड बंडी उसे कोई भी रीज़न नहीं देता। 1974 की स्टार्टिंग में स्टेफनी ब्रोक्स को सडनली छोड़ देने के बाद टेड बंडी कुछ ज़्यादा टाइम के लिए इंसान नहीं रहता, ये एक ऐसा हैवान बन जाता है जिसने 30 से ज़्यादा लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया और उन्हें जान से मार दिया। Murder leaving a person of this type hungry, unfulfilled, would also leave him with the obviously irrational belief that the next time he did it, he would be fulfilled. And the next time he did it, he would be fulfilled. Or the next time he did it, he would be fulfilled. 1974 के बाद द सीरियल किलर टेड बंडी की रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। 1 फरवरी 1974 को लिएंडा एन हीली सिएटल वॉशिंगटन में अपने रूम से सडनली गायब हो जाती है। कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं थे, और टेड बंडी ने अपने फर्स्ट कंफर्म्ड मर्डर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। Linda Ann Healy was a very popular young woman because she was on the radio 5 days a week. At 7 o'clock in the morning, she gave the ski report. In all of my years of studying murder, I've never heard of an abduction quite like the Linda Ann Healy abduction. 12 मार्च 1974 को डोना, और फिर 17 अप्रैल 1974 को सुजैन, 6 मई 1974 को रॉबर्ट कैथलीन, 1 जून 1974 को ब्रेंडा, और 11 जून 1974 को जर्जन हॉकिंस अपने रूम से चुपचाप से गायब हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि इन सब के साथ टेड बंडी सेक्सुअली असॉल्ट करता है और फिर जान से मार देता है, लेकिन कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं थे।
किसी को पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये लड़कियां गायब कहाँ हो रही है। और ये सारी की सारी लड़कियां 19 से 21-22 साल की थी और सब की सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थी। लोग और लोकल पुलिस इन सब केसेस को समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी 14 जुलाई 1974 को सिएटल के नज़दीकी संडे के दिन लेक सेमेमिश से 2 और लड़कियां गायब हो जाती हैं। 2 लड़कियां एक दिन इतने सारे क्राउड के बीच में से दिन दिहाड़े गायब हो जाती है और किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस वालों ने जब छानबीन करना स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे इंडिविजुअल विटनेसेस ने एक सेम डिस्क्रिप्शन बताया कि उन्होंने एक इंसान को देखा, एक आदमी को देखा जो अपना नाम टेड बंडी बता रहा था। उसने अपना एक बाजू पे आर्मस्लिंग पहना था और सबसे हेल्प मांग रहा था। उसके पास एक वोल्क्सवैगन बीटल कार थी। इतने सारे मल्टीपल केसेस के बाद ये पहली बार था जब पुलिस के पास एक फेस डिस्क्रिप्शन है, एक नाम है और एक कार टाइप है। इधर सिएटल में पुलिस एक इंसान को ढूंढ रही थी जिसका नाम टेड बंडी था, जिसके पास एक वोल्क्सवैगन बीटल थी। और एट द सेम टाइम 1974 के मिड में जो टेड बंडी है वो सिएटल से यूटा शिफ्ट हो जाता है। डिफरेंट स्टेट बट सेम अप्रोच। 2 अक्टूबर 1974 नैन्सी नाम की लड़की लास्ट टाइम अपने घर के पास देखी गई और उसके बाद कभी वापस नहीं मिली। और इसके कुछ ही दिनों बाद 18 अक्टूबर 1974 को मिडवेल यूटा से पार्टी से घर जाते हुए मेलिसा स्मिथ गायब हो जाती है और फिर कभी वापस नहीं मिलती। पुलिस वॉशिंगटन के केसेस के पैटर्न को लिंक कर ही रही थी, तभी हेलोइन की रात 31 अक्टूबर को लही यूटा से एक और लड़की गायब हो जाती। 3 महीने में 3 और लड़कियां। पुलिस को लग रहा था ये कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग हो सकता है। ये जो गैंग होगा ये अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज़ में जाकर इस तरह की एक्टिविटीज़ करता होगा, कुछ लड़कियों को गायब करता होगा। बट पुलिस के दिमाग में कभी भी नहीं आया होगा इस टाइम तक कि ये किसी एक आदमी का काम हो सकता है, ये किसी एक हैवान का काम हो सकता है जो एक एक करके लड़कियों का रेप कर रहा है और उन्हें ब्रूटली मार रहा है। पुलिस इस गैंग को ढूंढने में लगी थी और टेड अपना नया शिकार। तभी 8 नवंबर 1974 को कैरोल मरी यूटा के एक मॉल में एक आदमी से मिलती है जो अपना नाम टेड बंडी बताता है, जो अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर बताता है और बोलता है कि उसकी जो गाड़ी है वो ब्रेक इन हो गई है, क्या प्लीज़ आप आके थोड़ी सी हेल्प कर दोगे। कैरोल उस आदमी के साथ जाती है और जब उसे लगता है कि वो टेड बंडी के जाल में फंसने वाली है तो वो स्ट्रगल करती है और वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाती है। कैरोल टेड बंडी से बचने वाली फर्स्ट सर्वाइवल बनती है और बाद में टेड बंडी के खिलाफ इकलौती विक्टिम भी बनती है। कैरोल पहली वो इंसान थी जो टेड बंडी से बचने में सक्सेसफुल होती है। अब उसे टेड बंडी की आवाज़, टेड बंडी की शक्ल, टेड बंडी की गाड़ी और टेड बंडी के बारे में बहुत कुछ पता था। इस इंसिडेंट के बाद जो टेड बंडी है वो यहाँ से शिफ्ट होकर फ्लोरिडा चले जाता है, एक और नई जगह बट सेम पैटर्न। कोई इंसान हैवानियत के कितने लेवल पार कर सकता है वो आपको समझ आ रहा होगा। मुझसे इन लड़कियों के नाम भी प्रोनाउंस नहीं हो पा रहे और उस इंसान ने इन सब लड़कियों को एक एक करके सेक्सुअली असॉल्ट किया और मार दिया। 12 जनवरी 1975 को स्नोमेस विलेज के स्काई रिजॉर्ट से कैरन कैम्पबेल दिन दिहाड़े टूरिस्ट्स के सामने किडनैप हो जाती है और किसी को हालांकि पता भी नहीं चलता। और इसी के बाद 15 मार्च को वेल फ्लोरिडा से जूलिया गायब हो जाती है। सेम पैटर्न, सेम सारी की सारी चीज़ें, बट स्टिल किसी को कुछ पता नहीं। इस टाइम पे बंडी का कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे था और पुलिस स्टिल स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि टेड बंडी क्या करता था, वो खुद से पुलिस के सामने जाता था। अलग अलग स्टेट्स में जहाँ जहाँ पे उसने ये सारे मर्डर्स को अंजाम दिया था वहाँ पे वो खुद से पुलिस के सामने जाता था और हेल्प ऑफर करता था। अब पुलिस के अकॉर्डिंग एक वेल एजुकेटेड, वेल ड्रेस्ड बंदा इस तरह की चीज़ें तो नहीं कर सकता है, तो पुलिस को कभी भी वो सस्पिशियस नहीं लगता था। और फिर 16 अगस्त 1975 की एक रात को यूटा में एक पुलिस ऑफिसर ने टेड बंडी को सस्पिशियस ड्राइविंग करते हुए रोका। उसने सिर्फ ड्राइविंग करते हुए रोका था, बट टेड बंडी जो है वो नर्वस होने लगा। और जैसे ही टेड बंडी नर्वस होने लगा तो उसने बोला कि मुझे आपकी गाड़ी की चेकिंग करनी पड़ेगी। और पुलिस वाले ने जब गाड़ी की चेकिंग की तो उसे गाड़ी में हैंडकफ्स, मास्क, रोप और भी बहुत सारी टॉर्चर करने वाली चीज़ें मिली। और जब पुलिस वाले ने ये सारी की सारी चीज़ें देखी और अभी जो रिसेंटली केसेस चल रहे थे उन पैटर्न्स को जब उसने फॉलो किया, सोचा, समझा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पुलिस ऑफिसर ने टेड बंडी को अरेस्ट कर दिया। टेड बंडी को अरेस्ट करने के बाद सामने आती है वो लड़की जिसने टेड बंडी को पहचाना था, जो कि टेड बंडी के केस की अभी तक की इकलौती सर्वाइवल थी। कैरोल, ये वही लड़की है जिससे टेड बंडी एक पुलिस ऑफिसर बन के मिला था और जो टेड बंडी से बचने में सक्सेसफुल हो गई थी। इसने टेड बंडी को पहचाना, उसकी गाड़ी को पहचाना और यहाँ से टेड बंडी के खिलाफ पहला केस रजिस्टर होता है। टेड बंडी एक लॉयर था तो उसने बोला कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। टेड बंडी के पास जो है कोर्ट रूम का एक्सेस था और जिस वजह से टेड बंडी कोर्ट रूम से भाग गया।
कुछ ही दिनों में पुलिस ने टेड बंडी को दोबारा पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया, लेकिन जेल में डाल के भी उसे रोक नहीं पाए। टेड बंडी जेल से दिसंबर 1977 को भाग गया और इस बार जेल से भागने के बाद टेड बंडी स्टेट क्रॉस करके सीधा फ्लोरिडा पहुंच गया। जब टेड बंडी को लगा कि वो पकड़ा जा सकता है, वो हर बार स्टेट क्रॉस करके दूसरी जगह चला जाता था, बट इस बार उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी। एक फेक आइडेंटिटी के साथ वो फ्लोरिडा में रहने लगा। इतने सारे केसेस के बाद भी जो टेड बंडी है वो बीच बीच में एलिजाबेथ को कांटेक्ट किया करता था और बताया करता था कि वो इनोसेंट है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका कहना ये था कि वो इनोसेंट है। वो एलिजाबेथ को मल्टीपल टाइम्स कॉल करते रहता था इन बिटवीन, ताकि उसका वो कम से कम रिलेशनशिप सही रहे। और जब ये सारे केसेस हो रहे थे, उसी दौरान जब पुलिस टेड बंडी को ढूंढ रही थी, तो उस टाइम पे एलिजाबेथ ने बोला था कि एक ऐसे दिखने वाले इंसान को मैं भी जानती हूँ जिसके पास वोल्क्सवैगन बीटल है और जो कि थोड़ा सा हैंडसम चार्मिंग दिखता है, वैसे इंसान को मैं भी जानती हूँ। वो डिस्क्रिप्शन एलिजाबेथ ने काफ़ी टाइम पुलिस को दी थी, बट पुलिस एलिजाबेथ की बातों पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन अब सब लोगों को टेड बंडी की तलाश थी। जनवरी 1978 तक टेड बंडी तलाहाशी में एक फेक आइडेंटिटी के साथ रह रहा था और फिर एक बार टेड बंडी ने 15 जनवरी 1978 को चियो में एंटर हुआ, मल्टीपल रूम्स में अटैक किए। सबसे पहले एक लड़की पे अटैक किया, उसका रेप किया, उसे लकड़ी के टुकड़े से मार दिया। उसका मन नहीं भरा तो फिर उसने दूसरे रूम पे जाके दूसरी लड़की पे अटैक किया, उसे भी लकड़ी के टुकड़े से मारा और उसका भी मर्डर कर दिया। रेप करने के बाद टेड बंडी फिर और एक रूम में गया, वहाँ पे उसने 2 लड़कियों पे अटैक किया, बट वो दोनों सर्वाइव कर गई, उन दोनों को मार नहीं पाया और जैसे ही लोगों ने शोर मचाया वो वहाँ से भाग गए। He had with him some sort of a wooden club. I was on routine patrol that night with my partner. We were approximately 2 blocks away from the Chi Omega house when we heard a call come on the radio, so we drove straight there. As I stepped in, the girls were yelling, upstairs, upstairs, and there was a lot of crying. And at the top of the stairs was a girl named Kara Chandler, and she was down on the floor. She was bleeding quite badly from head injuries. Pretty much every bone in my face was broken. My front teeth. ये पैटर्न टेड बंडी फॉलो नहीं करता था। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा था कि टेड बंडी ओपनली अटैक कर रहा था। इससे पहले वो पोलाइटली लोगों से हेल्प मांगता था और अकॉर्डिंगली लड़कियों को हेल्प के बहाने लड़कियों का रेप करता था और उसके बाद उनका मर्डर कर देता था। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा था कि टेड बंडी डायरेक्टली इतना बड़ा रिस्क लेकर सामने से रूम्स में एंटर हुआ, लड़कियों का रेप किया और लकड़ी के टुकड़े से उन लोगों को मार दिया। और इसके बाद भी ये रुका नहीं। 9 फरवरी 1978 को टेड बंडी ने लेक सिटी फ्लोरिडा से एक 12 साल की लड़की को किडनैप कर दिया, उसका ब्रूटली रेप किया और फिर उसे मार दिया। और ये टेड बंडी का कंफर्म्ड लास्ट मर्डर था। That junior high school student, Kimberly Leach, has disappeared during the middle of the school day. It was raining, drizzly, very dreary day. I went to our designated spot to meet up, to go to our next class together, and she wasn't there. We knew something was wrong. 15 फरवरी 1978 को टेड बंडी को पुलिस एक चोरी की गाड़ी ड्राइव करते हुए पकड़ती है और इस टाइम पे वो पहले से एक क्रिमिनल था, तो पुलिस वालों ने सीधा उठा के उसे जेल में डाल दिया। Man is arrested on a traffic stop. The officer made a stop because of the unusual behavior of the Volkswagen. He walked up to the vehicle, but then it crackles over the radio that this is a stolen vehicle. The officer and he have quite an encounter. Well, initially, when I was placing the handcuffs on him, he kicked my feet out from under me and struck me with a handcuff that had been placed on one wrist, and of course knocked me off my feet, and that's when it started. तो इस टाइम पे उसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस थे, बहुत सारे प्रूफ्स थे। सबसे पहले सामने निकल के आती है वो लड़की जो इकलौती सर्वाइवल थी, जिसका नाम था कैरल। कैरल ओपनली सामने आई और कैरल ने बताया कि ये वही बंदा है जो पुलिस ऑफिसर बनकर उसे मॉल में मिला था और उसे मारने की कोशिश की, उसका रेप करने की कोशिश की, बट कैरल उस पर्टिकुलर टाइम पे बच निकली थी। और उसके बाद जब टेड बंडी ने चियो में जिन लड़कियों पे मल्टीपल अटैक्स किए थे, जिसमें से 2 लड़कियां सर्वाइव कर गई थी, उसमें से एक लड़की की बॉडी पे टेड बंडी के दांत के निशान थे, जहां से वो फॉरेंसिक प्रूफ मिल गया कि टेड बंडी ही वो सीरियल किलर है जो मल्टीपल लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल चुका है। और इसके बाद टेड बंडी ने जो बताया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने बताया कि उसने तकरीबन 30 लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया और उन्हें बेरहमी से मार दिया।
टेड बंडी विक्टिम्स को चूज़ करता था, कोई रैंडम पीपल्स नहीं होते थे, रैंडम लोगों पे अटैक नहीं करता था। टेड बंडी एक सिमिलर हेयर स्टाइल को फॉलो करता था, वो हेयर स्टाइल, वो फेशियल स्ट्रक्चर जो स्टेफनी ब्रॉक्स से मिलता था। वो पहली लड़की जिससे टेड बंडी पहली बार मिला था, जिससे टेड बंडी को पहली बार प्यार हुआ था। उसके बाद वो सेम फेशियल स्ट्रक्चर वाली लड़कियाँ या फिर सेम हेयर स्टाइल वाली लड़कियों को फॉलो करने लगा। वो सारी की सारी कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हुआ करती थी, जिन्हें टेड बंडी अपना शिकार बनाया करता था। टेड बंडी ने बताया वो इन लड़कियों से, इन लोगों से पब्लिक प्लेसेस में मिला करता था, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में ट्रस्ट बिल्डअप होता है। पब्लिक प्लेसेस में कोई भी ये नहीं सोच सकता कि पब्लिक प्लेसेस से आप उन्हें किडनैप कर लोगे। वो इस लेवल का इंटेलिजेंट था कि वो भीड़ भड़ाके वाले एरिया में सामने से लड़कियों को अप्रोच करता था, हेल्प मांगता था कि मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, और अकॉर्डिंगली लड़कियां उसकी भोली सूरत देखकर वो हेल्प करने के मोटिव से उसके साथ चली जाती थी। बट टेड बंडी को कोई हेल्प नहीं चाहिए थी, उसका इन सब चीज़ों के पीछे एक सेक्सुअल मोटिवेशन था। उसने बताया वो क्राइम सीन्स पर वापस जाया करता था। उसने बताया जहाँ पे वो डेड बॉडी रखा करता था, वो वहाँ पे जाकर डेड बॉडी के साथ सेक्स किया करता था, जब तक वो अपना नेक्स्ट विक्टिम चूज़ ना कर ले, या फिर जब तक उसे कोई अपना नेक्स्ट विक्टिम ना मिल जाए। इन सब चीज़ों के बाद आपको एक चीज़ तो समझ आ रही होगी कि एक सीरियल किलर और एक नॉर्मल किलर में कितना डिफरेंस होता है। सबसे खतरनाक किलर कौन होता है? वो जिसको देखकर आपको डर लगे नहीं, बल्कि वो जिसको देखकर आपको बिल्कुल भी डर ना लगे, दिखने में एकदम नॉर्मल शरीफ इंसान। I'm not some genius or anything. I think, but the fact of the matter is, you know, such a rather decrepit case that they're really having a hard time